Hello students, today we will solve the exam paper of UR ATPG 2022 जिसमें ABST का पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसको कि आपको फिल करना होगा। फर्स्ट इज रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट, OMR सीरियल नंबर्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और सिग्नेचर तो आपको नहीं करना है, सिग्नेचर करना है इन्विजिलेटर को। राइट नाउ इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली रीड करने हैं। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर कितने लेने हैं, 100। यस, 100 ही आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क के हैं। डैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फाइन, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जिससे कि आपको पेपर पैटर्न पता लग जाएगा। तो इसमें क्या गिवन है आपको इंस्ट्रक्शन, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इन द बुकलेट द क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 100 तक हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, आपको एक ही अल्टरनेटिव चूज करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव चूज किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कैंडिडेट हैज़ टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, और आपको OMR शीट में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से सिर्फ आपको एक ही फिल करना है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोबाइल फ़ोन आप कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन जो ऊपर गिवन है वो फिल करना ज़रूरी है। आपको OMR शीट में इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट, देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो जो वैलिड माना जाएगा वो इंग्लिश वर्जन माना जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में रीड कर लेंगे, फाइन, और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज प्रोफेसर कोहलर, RN एंथनी, लुकास पेसियोली और एडवर्ड जॉन्स। आपको कुछ याद आ रहा है इन चारों ऑप्शंस को सुनकर? यस, जब हमने कॉमर्स का बेस पढ़ना स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, तभी आपने लुकास पेसियोली के बारे में पढ़ा होगा। लुकास पेसियोली ही फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। इन्होंने 1445 में अपने रिसर्च वर्क में इसको यूज किया था। द पिक्चर ऑफ लुकास पेसियोली, यही फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक कीपिंग है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ अकाउंटिंग इज। लेखांकन का आधार है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि लेखांकन का क्या आधार है, ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रांजैक्शंस। तो अब इसमें देखिए, टू गिव एंड टेक, देना या लेना, नो, लेन देन नहीं, इंसिडेंस, नो, कोई घटना नहीं है, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग दैट इज पुस्तक पालन। पुस्तक पालन या बुक कीपिंग का मीनिंग है ऑल द फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो भी मौद्रिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार व्यवसाय से संबंधित है, उनको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, तो वो रिकॉर्डिंग ही क्या है, बुक कीपिंग है। तो जब तक आपको वो बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो गया है सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन। हिंदी में देखिए, संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान इस अवधारणा पर आधारित है। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, कंजर्वेटिज्म,
कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूसली एंड ऑल ऑफ द अबव। रूढ़िवादिता, अभिव्यक्ति, सततता, उपरोक्त सभी। हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट एम्फसाइज करता है कि बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को व्यापारी को या बिजनेसमैन को पहले ही पूर्वानुमान कर लेना चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए उनके बारे में। तो जो प्रोविजन बनाए गए हैं संदिग्ध ऋणों के लिए, तो ये क्या हो गया, आपने पूर्वानुमान कर लिया, आपने फ्यूचर में जो ऋण आपके संदिग्ध होने वाले हैं, जिनसे नहीं मिलने वाला, उनके लिए पहले ही आपने प्रोविजन कर लिया है। तो ये अवधारणा क्या है आपकी, कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंट, जो आपको फ्यूचर लॉसेस के बारे में बोलते हैं कि आप पहले से ही उनके लिए प्रोविजन बना के रखें, बट जो आपकी इनकम है उनको आपको पहले से नहीं लिखना है, वो जब हमें रिसीव होंगे उसे तभी लिखना है। फाइन। तो ये बोलता है लॉसेस के बारे में आपको क्या होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए और उसके लिए आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए। प्रॉफिट्स के बारे में कब करना चाहिए, जब आप उसको रिसीव कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिफरेंशिएट बिटवीन कैश एंड राइट टू रिसीव कैश। कैश मिलना और कैश मिलने के अधिकार के बीच में डिफरेंस कौन सी पॉलिसी बताती है, कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है। निम्न में से कौन सी लेखांकन नीति रोकड़ प्राप्ति, कैश रिसीव्ड, और रोकड़ प्राप्ति के अधिकार, कैश मिलने का जो राइट है, उसके बीच में डिफरेंस बताती है। फर्स्ट इसमें क्या गिवन है ऑप्शन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एम्फसाइज करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके मनी में होते हैं बिजनेस में, आप उन्हें ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एम्फसाइज रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड वंस the goods and services related to revenue are rendered to customers or delivered। आप उसको वसूली कब मानेंगे, जब आपने गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर कर दिया है, तभी वो क्या हो जाएगी, आपकी रियलाइज हो जाएगी रेवेन्यू। रियलाइजेशन कंसेप्ट उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है अक्रूअल कंसेप्ट, as the transactions are recorded in the books of accounts as they occur। कोई भी ट्रांजेक्शन आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके होते ही, चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। लाइक इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ड्यू होता है आपका 10th, हर मंथ की 10th को, तो आप एंट्री कब कर लेते हैं, हर मंथ की 10th को। फाइन, बट वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो भी आप एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट। फाइन। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो जाता है ड्यू डेट पे, लेकिन आपने पेमेंट मेड नहीं किया है, तो ऐसे ही आपने एक्सपेंसेस का क्या कर लिया है, एंट्री कर ली है, रिकॉर्डिंग कर ली है। तो ये जो बेसिस है आपका, दैट इज योर अक्रूअल कंसेप्ट। यही आपको कैश और राइट टू रिसीव कैश में डिफरेंस करता है। इसका आंसर हो गया है अक्रूअल कंसेप्ट। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सतत अवधारणा। ये कंसेप्ट एम्फसाइज करता है कि बिजनेस एंटिटी है, ये एंटिटी हमेशा चलती रहेगी, चाहे बिजनेस का ओनर है या नहीं है। फाइन। बिजनेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फुल नेम ऑफ IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। IASB का पूरा नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग
Standard Board. Next is the accounting standard gives the effect of changes in the foreign exchange rate is. विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित लेखांकन प्रमाप है. लुक स्टूडेंट्स, UR ATPG में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन AS से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए आप उनको कर लीजिएगा. फाइन. यहाँ आपको 3 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज AS 11. यस, AS 11 ही द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. AS 30 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. और AS 18 पार्टी डिस्क्लोजर. क्वेश्चन नंबर 7 इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू. भारतीय लेखा मानक 2 संबंधित है. लुक स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला क्वेश्चन अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था, लेखा मानक से था, और ये क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए थे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जो कि एप्लीकेबल है 1977 से. पर हमने वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे. यहाँ बात हो रही है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. ये भी ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको बनाया था. तो इन्हीं से रिलेटेड है ये IAS 2. इनको सारी इंडियन कंपनीज को फॉलो करना ज़रूरी है. आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए थे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि जितनी भी कंपनियां एक ही फील्ड में काम कर रही हैं, उनमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग सेम मेथड से की जाए, ताकि उन कंपनियों के बीच में इंटर कंपैरिजन हो सके और इकोनॉमी की ग्रोथ की स्टडी की जा सके. फाइन. फर्स्ट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. ये है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. ये है आपका IN अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. तो इसका आंसर क्या हो गया है आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. C. कैश फ्लो रिलेटेड है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से. फाइन. ये 1 से, ये 2 से और ये 3 से. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्टॉक मूल्यांकन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज. कंपनी की पंजीकृत पूंजी है. पंजीकृत पूंजी जो कि रजिस्टर्ड है. फर्स्ट इज रिजर्व कैपिटल. ये कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांगती नहीं है, अनकॉल्ड है, जो कि फ्यूचर के लिए वो सेव रखती है, इसलिए इसको रिजर्व कैपिटल बोला जाता है, जो कि फ्यूचर में कॉल करेगी कंपनी. नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल. ये जो कैपिटल है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जितना पेमेंट कर दिया है कंपनी को, ये वो कैपिटल है. नेक्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही होगा कि रजिस्टर्ड कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, वही आपकी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है. ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जिसको कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल. नेक्स्ट इज अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल अयाचित पूंजी. लाइक ये तो कंपनी अपने लिक्विडेशन के लिए रखती है,
फ्यूचर के लिए रखती है। अनकॉल्ड कैपिटल, ये कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से मांगी नहीं है पर मांग सकती है इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में वो मांग सकती है, दैट इज अनकॉल्ड। बट ये एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मांगती है, दैट इज द रिजर्व कैपिटल। इसका आंसर क्या होगा? रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। नेक्स्ट है द कैपिटल शोन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाई गई पूंजी की राशि होगी। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को अपना कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम कैपिटल को बताना होता है कि वो लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल इशू करेगी। तो वो ही आपकी क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है और ऑथराइज्ड कैपिटल है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबव ए एंड बी बोथ। अधिकृत पूंजी और पंजीकृत पूंजी दोनों है वो। अधिकृत इसलिए कि कंपनी अपने जीवन काल में अधिकतम जितनी पूंजी निर्गमित करेगी वही आपकी अधिकृत पूंजी, और पंजीकृत जिसका पंजीयन किस में हो रहा है? पूंजी वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 10 इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्ड गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी की स्थिति विवरण किस अनुसूची में बनाया जाएगा? स्थिति विवरण की बात हो रही है, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात हो रही है। लुक स्टूडेंट्स, जो हमारा शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L के बारे में बताता है। ये कौन बताता है? शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपको बताता है बैलेंस शीट के बारे में और पार्ट 2 बताता है आपको P&L के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन है उनके बारे में। तो यहाँ पे ये देखिए, आपसे बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल 3 पार्ट 1। क्यों? क्योंकि ये है आपका पार्ट 2, वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ P&L। P&L से रिलेटेड है और ये है आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड। दोनों किससे होते हैं? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स। एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। इसका आंसर है एट डिस्काउंट। तो वो किस किस पर कर सकती है? प्रीमियम और फेस वैल्यू, दैट मीन्स पार प्लस प्रीमियम पर कर सकती है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है नहीं कर सकती है, किस पर? डिस्काउंट पर, बट्टे पर। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट वुड बी द मिनिमम अमाउंट इज पेबल विथ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। सेबी के अनुसार अंशों के आवेदन पर देय राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसमें आपसे एप्लीकेशन मनी पूछी गई है। फाइन, तो एप्लीकेशन मनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन है कि वो 25% ऑफ फेस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अंकित मूल्य का 25%, अंकित मूल्य का 25% लाइक 100 रुपीज़ का शेयर है, तो इसका 25% क्या हो जाएगा आपका? 25 रुपीज़। डिस्काउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आर डेबिटेड। इशू के टाइम पे तो डिस्काउंट होता ही नहीं है, तो री इशू पर होगा। हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन पर बट्टे की राशि को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट कैसे डेबिट किया जाता है? क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट क्या किया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अंश हरण खाता। क्लियर है। तो इधर आइए डिस्काउंट क्या अमाउंट। नेक्स्ट है द सीमा लिमिटेड अलॉट्स 10,000 शेयर्स to the applicant of 14,000 shares on the pro rata basis. फाइन, सीमा लिमिटेड ने 14,000 अंशों को आवेदकों को 10,000 अंशों का आनुपातिक बंटन किया। जिन्होंने 14,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उन्हें 10,000 अलॉट किए गए हैं प्रोराटा बेसिस पर। ₹2 पर शेयर वर पेबल और एप्लीकेशन पे 2 रुपये पे किए गए हैं। राम अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 420 शेयर्स के लिए। व्हाट अ नंबर ऑफ शेयर्स वर अलॉटेड टू राम। अब आपसे पूछा गया है कि राम को कितने शेयर्स अलॉट हुए, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया था 14,000 का उनको मिले हैं 10,000। फाइन, और व्हाट अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कितना अमाउंट एडजस्ट होगा क्योंकि एक्सेस मनी रिसीव हुई है। हिंदी में देख लीजिए, आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश देने थे। राम ने 420 अंशों के लिए आवेदन किया है। राम को आवंटित अंशों की संख्या तथा आवंटन पर समायोजित की जाने वाली राशि को बताना है। 14,000 अप्लाइड फॉर है तो कितने हैं अलॉटेड, डैट इज 10,000। फाइन, अब अप्लाइड फॉर है 420 तो अलॉटेड कितने हो गए 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाई बाय 420। इधर लिख रही हूं, डैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाई बाय 420। इसको आप सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं अलॉटेड, दैट इज 300 शेयर्स। 300 शेयर्स आपके कितने हैं अलॉटेड शेयर्स हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे 300 का अगर आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो यही अमाउंट होगा, बट कई बार ऑप्शंस में 2 में आपको 300 गिवन हो और रुपीस डिफरेंस हो, तो वो कैसे निकालना है। 300 को शेयर्स अलॉट हुए हैं। फाइन, अब इन्होंने एप्लीकेशन की थी 420 के लिए, तो 2 रुपये के हिसाब से उन्होंने पे कर चुके हैं, डैट इज 840 रुपीज़ मिल चुके हैं। बट एप्लीकेशन पे ड्यू हो रहा है आपका 600 रुपये, और बचे हुए पैसे किस में एडजस्ट हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट में, डैट इज 240 रुपीज़। इसको माइनस कर दीजिए, 840 माइनस 600 डैट इज 240। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता है। लुक स्टूडेंट्स, शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कॉल्स एंड शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारे ही आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं जिसमें कि शेयर होल्डर्स की मनी शो की जाती है। तो दीज आर द पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते हैं। फाइन, what should be the debt equity capital ratio after the buyback of own shares। कंपनी द्वारा अपने ही अंशों के खरीदने के पश्चात ऋण समता पूंजी अनुपात कितना होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। यही एक आपका आइडियल रेशियो बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज प्रॉफिट अर्न्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन विल बी यूज्ड। समामेलन से पूर्व के लाभ का उपयोग किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स, जिसको कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ में, सेकंड है कैपिटल लॉसेस के लिए।
तो यहाँ पे क्या गिवन है, टू राइट ऑफ गुडविल, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज, सी इज अबव ए एंड बी बोथ। ख्याति को अपलिखित करने में, पूंजीगत हानियों को पूरा करने में उक्त ए एंड बी दोनों, तो ये दोनों है सी। नेक्स्ट है हु अडॉप्ट्स द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स, जो भी जनता की सेवा में लगी हुई संस्थाएं हैं, लाइक गैस एजेंसी, वाटर एजेंसी, इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी, तो ये सभी क्या है, टेलीफोन एजेंसी, रेलवे एजेंसी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपका क्या यूज कर रही हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीफोन कंपनी, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिक्स्ड असेट्स आर शोन अंडर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम एट कॉस्ट प्राइस, रिटन डाउन वैल्यू, मार्केट प्राइस, नन ऑफ द अबव। जो आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम जिसकी की बात ऊपर की गई है कि पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स उनको यूज करती हैं, वो उसको यूज करती हैं कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। स्थायी संपत्तियों को दोहरा खाता प्रणाली में लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। गुडविल इज, देखिए ख्याति है आपकी, इसमें ऑप्शंस हैं टैंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट, करंट असेट्स, नन ऑफ द अबव। मूर्त संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, चल संपत्ति और उक्त में से कोई नहीं। तो आपने ख्याति और गुडविल के बारे में पढ़ा है, ये है हमारी अमूर्त संपत्ति, इनटैंजिबल असेट। तो अब ये तो आपको ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो ये है इसका आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। टैंजिबल असेट क्या होती है, जिसको कि आप टच कर सकते हैं, ऐसी संपत्तियां, ऐसी असेट्स जिसको कि आप छू सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स, काल्पनिक संपत्तियां, जो संपत्ति है नहीं आपकी बट आप उसको मानकर चलता है बिजनेस। तो ये है हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये आपकी संपत्तियां नहीं हैं बट इसको संपत्ति मानकर चलता है, तो वो है आपकी फिक्टिशियस असेट्स। कुछ लोग इसको, ख्याति को, गुडविल को फिक्टिशियस असेट्स मानते हैं बट ये फिक्टिशियस असेट नहीं है। क्यों? फिक्टिशियस असेट्स ये आपकी काल्पनिक असेट्स हैं, बट इंटेंजिबल असेट ये आपकी एक्चुअल में असेट है। ख्याति आपकी असेट है बट आप उसको छू नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट टच इट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ख्याति है आपकी इंटेंजिबल असेट। करंट असेट्स जो भी आपकी चालू संपत्तियां हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटीज आर, धनदाता होते हैं। सेक्शन 428 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो जिन्होंने भी आपको शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो इसमें आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या आ जाएगी, अंशधारी शेयर होल्डर्स। फाइन। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अमालगमेशन इज, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। एकीकरण मतलब एक करना। जो भी आपकी डेड सेल्स है, डेड बिजनेस एंटिटीज हैं, रुग्ण इकाइयां हैं, उन सबको एक नई इकाई में बना देना, दैट इज योर अमालगमेशन। इसमें वो पुरानी इकाइयां बंद हो जाती है और एक नई इकाई, नया एंटिटी बन जाती है, नई कंपनी बन जाती है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यस, खर्चों में कमी करना है। नेक्स्ट स्टॉप द कंपटीशन, छोटी छोटी उनमें ही कंपटीशन होता है, जब वो सब मिलकर एक हो जाएंगे तो कंपटीशन भी कम करना इसका ऑब्जेक्ट है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट,
अब प्रोडक्ट भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द शेड्यूल एफ एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी इज रिलेटेड टू, कंपनी के समापन पर सूची एफ संबंधित होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से, डिबेंचर होल्डर्स से, रिजर्व क्रेडिटर्स से। जो हमारी लिस्ट सी है वो रिलेटेड होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से होती है हमारी लिस्ट एफ। तो इसका आंसर हो गया है बी, पूर्वाधिकार अंशधारी। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर और रिजर्व क्रेडिटर से हमारी रिलेटेड होती है लिस्ट डी। और लास्ट है हमारी लिस्ट ई, जो होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से। किससे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से। क्वेश्चन नंबर 25 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर, आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता है। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर आर मेड विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी की पुनर्संरचना में चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, और ध्यान में रखा जाता है कि कंपनी के अस्तित्व में कोई भी परिवर्तन ना हो। फाइन। तो इसमें फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंजेस किए जाते हैं कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्यों किए जाते हैं? ताकि कंपनी लॉसेस से बाहर आ सके और प्रॉफिटेबल पोजीशन बना सके। फाइन। तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी नहीं, इसमें कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, कोई भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, ना ही इसमें संविलियन होता है। सिर्फ इसमें कंपनी की पूंजी संरचना में चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, नहीं है। निम्न में से कौन सी मद चालू दायित्व नहीं है? आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, अदत्त लाभांश है, यस। बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी है। बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये क्या है? आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? अवयस्क अंशधारियों का हित, ऑप्शन नंबर डी। What would be the maximum remuneration of the directors if there is no managing director, no whole time director? ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होगा? 3%। क्या होगा? 3%। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर होता तो ये क्या होता? 1% होता। फाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया है? 3%, ऑप्शन नंबर सी। Number 28, the maximum amount of underwriting commission at the time of issue of debentures. अंडरराइटिंग कमीशन की रेट बतानी है डिबेंचर्स के केस पर। इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्र जारी करने पर अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर। देखिए डिबेंचर्स पर रेट अलग होती है और शेयर्स पर रेट अलग होती है। यहाँ क्या ऑप्शन है? 2.5 ऑफ इशू प्राइस, नो। 5% ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस पे कुछ ही नहीं होता है। किस पर होता है? फेस वैल्यू ऑफ 2.5%। तो 2.5% ऑफ फेस वैल्यू पे है आपका डिबेंचर्स। और अगर आपसे शेयर्स की बात पूछी जाती तो आप यहाँ पे क्या लिखते? 5% ऑफ फेस वैल्यू। क्लियर? यहाँ पूछा गया है डिबेंचर्स के बारे में, आपने टिक कर दिया है 2.5%। नेक्स्ट है द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स आर, अधिमान अंशधारी होते हैं। एज यू नो कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स
आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर ही होते हैं, बट इनको डिविडेंड शेयर होल्डर से पहले लेने का अधिकार है। दे हैव द डिविडेंड राइट बिफोर द शेयर होल्डर्स। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है ओनर्स ऑफ द कंपनी, यस। नो, क्रेडिटर्स नहीं होते, कस्टमर नहीं होते, लैंड प्रोवाइडर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ओनर होते हैं। बस इनको प्रेफरेंस किस में मिलता है, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड रिसीव करने में, और जो आप पैसे रिफंड करते हैं तो उसमें भी इनको पहले पूंजी लेने का अधिकार है। प्रॉफिट अर्न्ड एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू, देखिए जब भी कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स के टाइम पे जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट, और जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, P&L में नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में भी नहीं, और इन तीनों में नहीं। तो स्वयं कंपनी द्वारा अपने ही ऋण पत्र खरीदने के पश्चात रद्द करने पर अर्जित लाभ को अंतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अडॉप्ट्स, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या अडॉप्ट करती है, बैच कॉस्ट अकाउंटिंग। खिलौना निर्माता कंपनी को अपनाना चाहिए समूह लागत लेखांकन। क्यों, क्योंकि इसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, तो वो बैचेस में बनते हैं। फाइन, प्रोसेस अकाउंटिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजरना होता है। फाइन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ठेका कार्य है जिसमें कि आपका निर्माण कार्य आता है। नेक्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग, इसमें ये किसी भी जॉब से रिलेटेड है, किसी भी उप कार्य से रिलेटेड है। इसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कौन सा लेना चाहिए, बैच कॉस्ट अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय इंटरनल डेकोरेशन कंपनी, आंतरिक सजावट करने के लिए करने वाले हेतु कौन सी लागत लेखांकन उपयोगी रहेगा, जॉब अकाउंटिंग, उपकार्य लागत लेखांकन। देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर का हर साइट पे काम अलग होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। उसका काम जॉब वाइज है, तो इसलिए वो कौन सी अकाउंटिंग अडॉप्ट करेगा, जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग, उपकार्य लागत लेखांकन। इनमें से कोई नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी नहीं, प्रोसेस भी नहीं, ऑपरेटिंग में नहीं। ये लेती है आपकी जो पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको यूज़ करती है, सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इज ₹16,000, मटीरियल इज 60% ऑफ लेबर, कैलकुलेट लेबर कॉस्टिंग। मूल लागत कितनी है, 16,000 है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट सामग्री श्रम का 60% है, सामग्री मटीरियल श्रम का, लेबर का 60% है। लेबर अगर x है तो इसका 60% 0.6x क्या हो गया है, लेबर हो गया है। लैंग्वेज का ध्यान रखना है। मटीरियल इज 60% ऑफ लेबर। कैलकुलेट लेबर कॉस्टिंग, आपको लेबर की कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है। फाइन। अब x प्लस 0.6x मटीरियल प्लस लेबर क्या हो जाएगा, आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 16,000। तो 1.6x इक्वल्स टू 16,000। तो x जो लेबर कॉस्टिंग आ गई है आपकी, वो क्या आ गई है यहाँ पे 10,000।
दिस इज योर लेबर कॉस्टिंग। आपसे यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग ही पूछी गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, टैक्सी प्रोवाइडर चार्ज अ मिनिमम ऑफ ₹80 एज अ फी। मिनिमम कितना लेता है वो? 80 रुपीज़। देन आफ्टर ₹12 पर किलोमीटर, और बाद में वो पर किलोमीटर 12 से चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो 80 रुपीज़ तो फिक्स है, उसके अलावा वो जितने किलोमीटर रन करती है उसको उससे मल्टीप्लाई करके लेता है। टैक्सी प्रोवाइडर चार्जिंग अकॉर्डिंग टू, टैक्सी प्रदाता न्यूनतम 80 रुपीज़ शुल्क लेता है और उसके पश्चात 12 रुपये प्रति किलोमीटर दूरी के अनुसार लेता है। वाहन लागत का व्यवहार है। अब देखिए 80 रुपीज़ तो आपकी फिक्स है और उसके अलावा आप 12 रुपीज़ पर किलोमीटर वाइज चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो किलोमीटर है वो वेरिएबल हो गया, तो फिक्स प्लस वेरिएबल क्या होगा आपका? सेमी वेरिएबल। जो स्टार्टिंग में तो फिक्स है, बाद में वेरिएबल है। फाइन। तो अर्ध परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू, नक्शा कार्यालय व्यय किस वर्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछ लिया जाता है। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। कई बच्चे इसको ऑफिस ओवरहेड में लिख देते हैं, बट ये आपका क्या है? कारखाना उपरिव्यय है। नेक्स्ट इज बिफोर पुटिंग द गुड्स इन द गोडाउन द फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी पैक्ड। द पैकिंग एक्सपेंडिचर विल बी, यदि उत्पादन के पश्चात वस्तुओं को गोदाम में रखने के लिए पैकिंग किया जाता है तो पैकिंग व्यय आता है। लुक स्टूडेंट्स, जो भी पैकेजिंग है वो किस में आएगी? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। फाइन। वितरण उपरिव्यय में। नेक्स्ट है द प्राइम कॉस्ट एंड द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर ₹2500 एंड ₹4000 रिस्पेक्टिवली। The office overhead are 2/3 of the factory overhead। जो फैक्ट्री ओवरहेड का क्या है? 2/3 है ऑफिस ओवरहेड। What would be the cost of the product? आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये देखिए कैलकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले आती है प्राइम कॉस्ट, वो है आपकी 2500। इस प्राइम कॉस्ट में आपके फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में आती है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है आपकी 4000। तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया? 1500 जो है आपके फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का 2/3 क्या है? आपके ऑफिस ओवरहेड। अब इसमें आपको ऑफिस ओवरहेड्स भी ऐड करने हैं, वो 1500 का क्या है? 2/3। फाइन। तो क्या आ जाएंगे ये? 1000। क्या आ जाएंगे? 1000। तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ गई है, दैट इज 5000। नेक्स्ट है द टोटल कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्शन इज 1,50,000 रुपीज 1,80,000 टू 800 यूनिट्स। फाइंड आउट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द पीरियड। आपको दो कॉस्ट गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। 500 इकाइयों का उत्पादन करने में कुल लागत 1,50,000 लगती है और 800 इकाइयों के उत्पादन में 1,80,000 लगती है। आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो लुक स्टूडेंट्स, 500 में लग रही हैं आपकी 1,50,000 और 800 यूनिट्स में लग रही हैं 1,80,000। तो डिफरेंस देखते हैं। 300 यूनिट्स के प्रोडक्शन में आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है? आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा 300 यूनिट्स प्रोड्यूस की है तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई है? 30,000। कितनी हो गई है? 30,000। 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में क्या लगेगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 300।
1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज आपकी क्या हो गई है वेरिएबल कॉस्ट। अब इधर कॉस्ट को बाइफ्रिकेट करते हैं। 500 यूनिट बनाने में आपको 100 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लगती है, डैट इज 50,000 इसकी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। और आपको टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 1,50,000, तो 50,000 तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई 1,50,000 में से इसको लेस कर दीजिए, डैट इज 1 लाख रुपीज आपकी क्या आ गई है फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम टैली कर लेते हैं इससे। अब देखिए यहाँ पे 800 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपीज, तो 800 इंटू 100 डैट इज 80,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो हर लेवल पर सेम होती है, तो 1 लाख रुपीज इधर है तो इसको 1 लाख ऐड कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे 1,80,000 आ रहा है, डैट इज हमने प्रूव कर दिया है कि 1 लाख ही फिक्स्ड कॉस्ट है। जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने फर्स्ट सिचुएशन में ली है सेकंड में भी वही फिक्स्ड कॉस्ट प्रूव हो गई है। आपका आंसर टैली हो गया है 1,80,000 1,80,000। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई है रुपीज 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट है द यूज ऑफ लीफो मैथड विल बी यूजफुल व्हेन द प्राइजेस आर। लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें रिड्यूसिंग कम हो रही हैं, इंक्रीजिंग बढ़ रही है, रिमेन कांस्टेंट स्थिर हो, और इन अबव ऑल द कंडीशन उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो देखिए लीफो मैथड लास्ट में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको आपने पहले ही हटा दिया। तो रिड्यूसिंग जब आपकी रिड्यूस हो रही है, सपोज कीजिए आज आपने 100 रुपये की एक यूनिट खरीदी है और इससे पहले की जो यूनिट्स है वो 150 या 120 की है, तो आप पहले किसको सेल करेंगे, किसको करेंगे जो पहले आई हुई है। रिड्यूसिंग जब होगी तो इन यूनिट्स को आप सेल नहीं करना चाहेंगे, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग, अगर आज प्राइजेस बढ़ रही है तो आप किसको, सपोज कीजिए आपने पहले यूनिट्स खरीद रखी है 150 की और अभी वो यूनिट आ रही है 190 या 180 की, तो उस टाइम पे हम क्या मेथड यूज करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि जो पहले ज़्यादा कॉस्टिंग वाली यूनिट्स है उनको ही हम पहले सेल करना चाहेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा इंक्रीजिंग। जब हमारी प्राइजेस इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है, तब ही हम लीफो मेथड यूज करेंगे। द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक अकॉर्डिंग टू AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बोला गया है। वैल्यूएशन इन्वेंट्री में उसमें बोला गया है कि आप कौन से लागत सूत्र से स्टॉक मूल्यांकन करेंगे, जिसमें आपको बोला गया है फीफो मेथड से आपको करना चाहिए प्लस वेटेड एवरेज मेथड से। अब यहाँ वेटेड एवरेज मेथड गिवन नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा फीफो मेथड। नेक्स्ट है इन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹50,000 द क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ₹2,20,000। देन फाइंड द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक, अब इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज 55,000 आपकी क्या आ गई एवरेज इन्वेंट्री। तो इधर है 2,20,000 आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 55,000। ठीक है,
तो ये कितना टाइम्स आ रहा है इसका? 4 टाइम्स। ABC एनालिसिस इज, ABC विश्लेषण है, आप सबने पढ़ रखा है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में ऑलवेज बेटर कंट्रोल। फाइन, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो यहाँ आपको गिवन है अ मेथड ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, लाभ नियोजन की एक पद्धति नहीं है। अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की एक तकनीक है, यस। अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, नो। अ टेक्निक ऑफ प्रॉफिट असेसमेंट, लाभ निर्धारण की एक तकनीक, नो। दिस इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। नेक्स्ट है व्हेन द टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम देन द वेजेस अंडर हालसे प्लान इज। प्रमापिक समय के 50% से ज़्यादा टाइम बचाया जाता है, ज़्यादा बचाया गया समय हो तो हालसे विधि में मजदूरी होगी। लुक स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन है, फर्स्ट यही कंडीशन है कि वो 50% से क्या है, मोर देन है। टाइम सेव्ड जो है आपका वो 50% से मोर है। टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब इसमें आप हालसे प्लान और हालसे प्लान और रोवन प्लान में कंपैरिजन करते हैं उसके बोनस में, तो इसमें आपके हालसे प्लान का बोनस ज़्यादा होता है। फाइन, तो बोनस ज़्यादा होगा तो वेजेस मजदूरी भी ज़्यादा ही होगी। बोनस ज़्यादा, मजदूरी ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, मोर देन रोवन्स प्लान। और क्या कंडीशन है, अगर टाइम सेव्ड इक्वल है 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम के, तो HP हालसे प्लान इक्वल्स टू रोवन प्लान बोनस, इन दोनों का बोनस इक्वल होगा। और अगर टाइम सेव्ड कम है 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम के, तो हालसे प्लान में कम होगा और रोवन प्लान में आपका बोनस ज़्यादा होगा। यहाँ पे बोला गया ये 50% से मोर देन है, ये कंडीशन है, तो फर्स्ट आंसर आ गया मोर देन रोवन प्लान। क्वेश्चन नंबर 44 इज इफ द स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स एंड द टाइम रेट वेजेस इज 50 पैसा पर आवर, देन what would be the amount of labor when work is completed in 48 hours? The company adopts the रोवन प्लान। ऊपर भी हमने रोवन प्लान के लिए डिस्कस किया था। प्रारंभिक 60 घंटे हैं, निश्चित समय दर 50 पैसा है प्रति घंटा। मजदूरी की राशि क्या होगी जब 48 घंटे में काम पूरा हो जाता है? रोवन योजना लागू करनी है आपको। तो देखिए इस रोवन का क्या फॉर्मूला है आपका, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। एक्चुअल टाइम कितना लगा है उसको, वही आपका टाइम टेकन है या एक्चुअल टाइम है 48 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट 50 पैसे हैं तो 0.5 प्लस टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम क्या है 48 आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 60। अब टाइम सेव का कैलकुलेशन करना है, टाइम सेव्ड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। आपने कितने घंटे बचाए, कंपनी ने स्टैंडर्ड टाइम बता रखा है आपको 60 घंटे, लेकिन काम आपने पूरा कर दिया है 48 आवर्स में, तो 12 आवर्स आपके क्या हो गए हैं, टाइम सेव्ड, आपने टाइम बचा लिया है। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ रहा है 24 आवर्स, ये आ रहा है 4.8,
28.80 आपका क्या आ गया है, रोवन प्लान में लेबर रेट। फाइन। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द प्रोडक्शन अकाउंट विल बी। प्रोडक्शन अकाउंट में आप सारी चीज़ें लिख देते हैं। फाइन। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। फाइन। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूरे अकाउंट में आती है डेबिट और क्रेडिट को मिला के, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेबिट साइड के लिए पूछा गया है उत्पादन खाते के डेबिट पक्ष का योग होगा, तो क्या आएगा इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट साइड में आता है, इसीलिए हमने इसको टोटल कॉस्ट नहीं लिया है। इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो प्राइम कॉस्ट तो आती ही है, फैक्ट्री कॉस्ट भी आती है, टोटल कॉस्ट नहीं आती है, और इन दोनों को किस में कवर कर लिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1000 लीटर पेट्रोल इज ₹44,000. द कैरेज इनवार्ड इज ₹1,000 and there will be a normal loss of 10% in transit. Then what would be the cost of per liter petrol? 1000 लीटर पेट्रोल की लागत है 44,000। यदि आवक गाड़ी भाड़ा है 1000 और सामान्य हानि है 10%, पेट्रोल की लागत निकालनी है, इसमें आपको अकाउंट बनाना होगा। तो ये देखिए इधर तो हम शो कर रहे हैं यूनिट्स डेबिट साइड की, ये है क्रेडिट साइड की। ठीक है। ये आ गया कॉस्ट पेट्रोल की 44,000, इधर यूनिट्स है लीटर में, कैरेज इनवार्ड है 1000 रुपीज़ का, तो टोटल कितना आ गया इधर 1000 लीटर्स है आपका 45,000 का। अब है नॉर्मल लॉस, वो है 10%, तो इसका जो 1000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस की है उसका 10% होगा, इसी यूनिट्स में से 10% होगा, तो वो हो गया 100 लीटर। ठीक है। अब इधर बैलेंस कितना बच गया, 900 यूनिट्स बच चुकी हैं आपकी, कितने की, 45,000 की। अमाउंट आ गया आपका ये। अब पर लीटर कॉस्ट निकालनी है आपको, तो क्या आ जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 900 दैट इज 50, तो ये आ गया ₹50। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹3 lakh, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 60,000, रिटेंशन मनी 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, work certified is 60% of contract price, then calculate the amount of profit is to be transferred to P&L account। ये क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से है। फाइन। ठेका मूल्य 3 लाख, अनुमानित लाभ है 6 लाख, अवरोध राशि है 20%, प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य 60% हो तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ को कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस पूरे चैप्टर में भी यही आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है। तो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड क्या आ गया आपका फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन है दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड के डायरेक्ट गिवन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 3 लाख। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड के लिए देखो आपको क्या बोला गया है कि रिटेंशन मनी है 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
लुक स्टूडेंट्स, जितना वर्क आपने कर दिया है उसका पेमेंट लेने के आप अधिकारी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% काम वो कर चुका है। तो 3 लाख आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 3 लाख का 60% वो लेने का अधिकारी है। इसका 60% कितना है? 1,80,000, 1,80,000। अब एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, रिटेंशन मनी 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब काम तो पूरा हो गया है 60%, लेकिन कभी भी जितना काम पूरा होता है उतनी मनी कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को नहीं दी जाती है। काम की कोई कमी रह जाए तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा भी रोक लिया जाता है। दैट इज योर रिटेंशन मनी। तो वो रिटेंशन मनी कितना है? 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका 20% तो रोक लिया है, ठीक है। और पैसा कितना मिला उसको? इसका 80%, 1,80,000 का 80% उसको मिला है, 20% तो रिटेंशन किया है। और ये कैश जो मिला है वो कितना मिला है? 1,80,000 का 80%। क्लियर है? अब ये जो 80% इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1,44,000। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू कितनी आ रही है? 28,800। आपका क्या होगा? प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड। फाइन। ये क्वेश्चन तो इजी है। द जॉइंट कॉस्ट यूनिट फॉर हॉस्पिटल, आपको पता है अस्पताल में संयुक्त लागत क्या होती है? पेशेंट पर डे, पर पेशेंट डे, प्रति मरीज डे। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10 लाख एंड 10,000 यूनिट्स आर सोल्ड। और यूनिट्स भी आपको आउटपुट भी गिवन है 10,000 यूनिट्स का। 200 यूनिट्स रुपीज है आपका सेलिंग प्राइस। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, रुपीज में निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितनी गिवन है? 8 लाख। पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? नाउ सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 200। वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी आपको गिवन है कि 10 लाख रुपीज है और यूनिट्स कितनी है? 10,000। तो 10,000 यूनिट्स का हो गया, तो 100 आपकी क्या हो गई है? वेरिएबल कॉस्ट। इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आ गई, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। फाइन। कितना आ रहा है पीवी रेशियो? 50% डिवाइडेड बाय 50%। आप इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ रही है 16 लाख। बीईपी इन सेल्स कितना हो गया? 16 लाख। Number 50 is the BEP is 75% of current sales and the profit is ₹12,000. Calculate the fixed cost. वर्तमान बिक्री के 75% के बराबर समविच्छेद बिंदु है। लाभ 12,000 है। स्थिर लागत ज्ञात कीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आपको थोड़ा अच्छे से करना है इसको। फाइन। तो अब सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि बीईपी 0.75% ऑफ करंट सेल्स है। तो आपको पता है करंट सेल्स किससे मिली हुई होती है? बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो से। ठीक है, ये 100% होती है, तो बीईपी सेल्स कितना है इसका? 75%। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 25%। क्लियर? नाउ
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है 25%, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बीपी सेल्स। अब बीपी सेल्स का फॉर्मूला है बीपी इन रुपीज, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। प्रॉफिट कितना गिवन है आपको 12,000 डिवाइडेड बाय 25%। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 48,000। ये आ गया आपका बीपी सेल्स। क्या आ गया बीपी सेल्स। नाउ आपको निकालना क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये देखिए अपन ने जब प्रीवियस फॉर्मूला यूज किया था बीपी इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आपके पास ना तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना पीवी रेशियो है, हाँ ये गिवन है। अगर आपके पास पीवी रेशियो भी आ जाए तो आप फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या निकालेंगे पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है, ये इन रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालना है हमें, तभी हम आगे की प्रोसीजर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बीपी सेल्स पता लग गई है, कितनी है 48,000। 48,000 क्या है, ये 75% है। ये क्या है 75% है, तो इसका 100% क्या होगा, दैट इज 64,000। तो 64,000 आपकी एक्चुअल सेल्स आ गई है। यहाँ आ गई है 64,000 करंट सेल इक्वल्स टू बीपी सेल्स है 48,000। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे MOSR, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। ये क्या आ जाएगा, इसमें से इसको लेस कर देंगे, आ गई आपकी 16,000। फाइन। अब 16,000 आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ गई, इसको यहाँ लिख दिया आपने 16,000। इधर आ गया प्रॉफिट 12,000 आपको गिवन है। अब पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 12,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो कितना आ रहा है आपका, दैट इज 75%। पीवी रेशियो आपका कितना आ गया है 75%। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इधर आप लिख देंगे बीपी इन सेल्स 48,000, आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 75%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48,000 का 75% निकाल लीजिए, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। वो कितनी आ रही है आपकी 36,000। ये है इसकी सारी प्रोसीजर, ऐसे कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा घुमा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। तो आप दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, बीपी इन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। अब इसमें से आपके पास तीनों चीज़ें नहीं है, बट बीपी इन सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बीपी इन सेल्स के लिए आपने क्या किया है, करंट सेल्स का 75% बीपी सेल्स है और बचा हुआ पार्ट क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ठीक है। तो अब इससे हम बीपी सेल्स निकाल लेंगे। बीपी सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। प्रॉफिट गिवन है 12,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 25%। सॉल्व किया, बीपी सेल्स आ गई 48,000 और इससे आपने करंट सेल्स निकाल ली। ये 75% है करंट सेल्स का, तो 100% कितना हो गया 64,000।
अब 64,000 में से आपने 48,000 लेस कर दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ से हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है, तो प्रॉफिट और इनको सब्सटीट्यूट कर दिया, पीवी रेशियो हो गया 75%। अब अपने पास दो चीज़ें आ गई हैं, बीपी इन से रुपीज़ में भी आ गया है 48,000, पीवी रेशियो 75%। इसको पूरा सॉल्व किया, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई है 36,000। क्लियर?